गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो दिसंबर बीत गया, 2026 जनवरी भी बीत गया, फरवरी आ गया। अब एग्जाम्स भी आएंगे। तो इनकम टैक्स में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है अमेंडमेंट्स में। तो हो सकता है कि जनवरी में आपका एग्जाम छूट गया हो, या आपने एग्जाम न दिया हो, या और कोई कारण हो, या पास नहीं हो पाए हो, जिसके कारण अब आपको मई में, जून में, सितंबर में या दिसंबर में एग्जाम देना पड़ रहा है। चाहे आप सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, या सीएस कर रहे हैं। सीएमए और सीएमए इंटर, सीएस में एग्जीक्यूटिव के एग्जाम अगर आप दे रहे हैं और आपके एग्जाम है मई में, जून में, सितंबर में या दिसंबर में, तो आपके लिए ये अमेंडमेंट्स थोड़े से खास हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम समझते हैं कि हम कौन से अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हैं। तो हम कवर कर रहे हैं बजट 2025 के अमेंडमेंट। मतलब कि फरवरी 2025 में जो अमेंडमेंट आए थे, मैं आज आपको उन अमेंडमेंट्स की बात कर रहा हूं, उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। अभी फरवरी में जो बातें हुई हैं, जो बजट आया है, उसका आपकी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अभी की चीजें जो हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मई 2027 तक वो चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो अभी के एग्जाम्स के लिए जो चीजें एप्लीकेबल होंगी, उसके लिए बजट पिछले साल यानी कि 2025 में आया हुआ था। तो पेन, पेंसिल, कॉपी निकाल के रखिए। हम एक एक करके सीक्वेंस में समझते हैं कि कैसे अमेंडमेंट्स आए हैं। तो शुरू करें, चलिए। सबसे पहला टॉपिक हम क्लास में कवर करते हैं वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जान के कि रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई चेंज नहीं है। मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस जैसा आपने पिछले साल पढ़ा था, एज इट इज वैसा ही इस साल भी आपको पढ़ना है। और अगर आपको आता है, याद है, तो अलग से बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइज कर लीजिएगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई चेंज नहीं है। क्लियर? तो पहला टॉपिक हम लोगों ने समझा क्या, रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसमें कोई चेंज नहीं है। कॉपी निकाल के रखिए, पेन निकाल के रखिए, लिख लीजिए कि रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई चेंज नहीं है। ठीक, रेसिडेंशियल स्टेटस के बाद अब आते हैं अपन लोग हेड्स ऑफ इनकम में। तो हेड्स ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला हेड जो हम कवर करते हैं वो होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में कोई चेंज है क्या? आइए देखते हैं। एक चेंज है। कौन सा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाला चेंज। याद है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि कुछ परक्विजिट्स होती हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए ही टैक्सेबल होती हैं, बाकियों के लिए नॉन टैक्सेबल हो जाती हैं। जैसे कि वो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें थी परक्विजिट्स। आरएफएच को छोड़ के सारे परक्विजिट्स एग्जम्प्ट हो जाते हैं नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है। तो उसमें एक छोटा सा चेंज आया है। अर्लियर, मतलब पिछले साल तक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन हुआ करता था? जिसकी मॉनिटरी सैलरी 50,000 क्रॉस कर रही है, उसको हम क्या बोलते थे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इसमें चेंज आया है, क्योंकि हम भी पढ़ते समय समझते थे यार ये क्या बहुत छोटी सी लिमिट है ये तो उसी को सरकार ने बढ़ा दिया है, और नई लिमिट जो है, वो नई लिमिट इन्होंने कर दी है 4 लाख रुपए पर एनम। 4 लाख पर एनम। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का चेंज है। ठीक, इंस्टीट्यूट को चेंजेस थोड़े से पसंद है और एग्जाम में कवर होते हैं, तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि पुराना नियम जो था वो था 50,000 पर एनम, और नया नियम जो है वो है 4 लाख पर एनम। नोट कर लीजिए इसको, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगे तो आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा अगर। ठीक है, चलिए। तो 50,000 की लिमिट कितनी हो गई? अब 4 लाख पर एनम। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपको इस बात भी जानकर बहुत खुशी होगी, आनंद प्राप्त होगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज नहीं है। मतलब जैसा लास्ट ईयर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थी, बिल्कुल वैसी ही हाउस प्रॉपर्टी इस साल भी आपको पढ़नी है। कोई चेंज नहीं है। वही सेल्फ ऑक्यूपाइड, वही लेट आउट, वही बिजनेस पर्पस का घर होगा, वही जीएवी, वही म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होगा, वही एवी आएगी, उसमें से वही डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 होगा। 30% ऑफ एवी, इंटरेस्ट ऑन लोन, पीसीपी इंटरेस्ट भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे पिछले साल तक आप कैलकुलेट करते थे। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, वैसा ही है जैसा पहले था। ठीक है, नोट कर लीजिए कि कोई चेंज नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बाद कौन सा ऐड आता है बताइए? हाँ, पीजीबीपी। पीजीबीपी में क्या चेंज आया है, देखते हैं। क्या चेंज आया है, क्या चेंज आया है? ओ, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो पीजीबीपी में भी कोई चेंज नहीं है। इसमें भी सारी चीजें
सेक्शन 28 से लेके 29, 30, 31, 32, 33, 34 जो भी अपन लोगों ने 43, 43B ठीक पढ़ा था, 44AB, AD, तो सारी चीजें वैसी ही हैं जैसे पिछले साल हम लोगों ने पढ़ी थी, आप लोगों ने पढ़ी थी, तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं। पीजीबीपी के बाद कौन सा ऐड आता है? कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में क्या चेंज है? तो चलिए देखते हैं कैपिटल गेन में क्या चेंज है। कोई चेंज नहीं है, खास बड़ा कोई चेंज नहीं है। चेंज है पर वो बहुत इतना बड़ा नहीं है कि उसको हमको बहुत मेहनत करनी पड़े और पूरा चेंज ही हो गया करके। एक जो छोटा सा चेंज आया है वो ये आया है, याद है 54 EC के बॉन्ड्स हुआ करते थे। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेची है और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में हम लोग पढ़ा करते थे NHAI या RECL के बॉन्ड्स होते थे, अब उनकी जगह पर बॉन्ड्स, मतलब वो तो है ही है जो पहले हुआ करते थे, कुछ बॉन्ड्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं, वो है हुडको के बॉन्ड और IRDA के बॉन्ड। ठीक, एक हुडको और एक IREDA, ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है ये उसके बॉन्ड्स हैं। ठीक, और ये हुडको हाउसिंग डेवलपमेंट के बॉन्ड्स। तो 54 EC में पहले से जो बॉन्ड्स थे वो तो अभी भी हैं, दो बॉन्ड्स इन्होंने ऐड किए हैं, वो है हुडको और इराडा IREDA के बॉन्ड्स। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि नए हैं तो हो सकता है कि क्वेश्चन में इन बॉन्ड्स के बारे में जिक्र हो या इन बॉन्ड्स का ही क्वेश्चन आ जाए कि हुडको के बॉन्ड्स खरीदे हैं। 54 इसी में आपको याद दिला दूं, कैपिटल गेन का एग्जम्पशन हुआ करता था जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग बेचना है और 6 मंथ्स के अंदर आपको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। अगर ऐसा करते हैं तो जितना इन्वेस्ट आपने किया है वो या कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन मतलब एग्जम्पशन मिलता था, याद है? तो उसमें जो पहले बॉन्ड्स हुआ करते थे वो 4-5 बॉन्ड्स थे, जिसमें से NHAI, RECL, ठीक है, रेलवे के बॉन्ड्स, PPF के बॉन्ड्स हुआ करते थे। अब उनमें दो बॉन्ड्स और ऐड कर दिए गए हैं। कौन से? PFC के बॉन्ड्स हुआ करते थे, उसमें दो बॉन्ड ऐड कर दिए हैं, एक हुडको के और दूसरा इराडा का। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इसको नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। यह है कैपिटल गेन का अमेंडमेंट। कैपिटल गेन के बाद एक हेड और बचता है, बताइए कौन सा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें भी कोई चेंज नहीं। तो रेसिडेंशियल, अब तक मैंने आपको कोई चेंज बताया ही नहीं यार। 5 हेड और रेसिडेंशियल स्टेटस की बात कर ली। रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई चेंज नहीं है। 5 हेड में अगर हम कंपेयर करें तो सैलरी में एक छोटा सा हेड चेंज है, अमेंडमेंट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का, और पीजीपीपी में कोई चेंज नहीं, IHP में कोई चेंज नहीं। कैपिटल गेन में भी एक छोटा सा चेंज है, सिर्फ 2 बॉन्ड्स ऐड किए हैं, इसके अलावा और कोई नया चेंज नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है? तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का टॉपिक था, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, जैसा पहले हुआ करता था वैसा ही अभी भी होगा। सेट ऑफ भी वैसे ही होगा, कैरी फॉरवर्ड भी वैसे ही होगा, नोट कर लीजिएगा। क्लबिंग, क्लबिंग में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया है, जैसा पहले हुआ करता था बिल्कुल वैसे ही क्लबिंग आज भी होगी, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो अब तक 7 टॉपिक मैंने कवर किए हैं, 8 टॉपिक मैंने कवर किए, चेंज सिर्फ 2 में आया है। अब हाँ, ये बड़ा चेंज है, टैक्स स्लैब अंडर न्यू टैक्स यानी कि डिफॉल्ट रिजीम। ठीक, न्यू टैक्स रिजीम जिसको हम बोलते हैं, डिफॉल्ट रिजीम जिसको बोलते हैं, सेक्शन 115 BAC की जिसमें हम बात करते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें चेंज आया है। मतलब ये कि ओल्ड रिजीम आज भी वैसी है, अप टू 2.5 लाख नील, वो वाली जो चल रही है वो वैसी ही चल रही है। 87A का रिलीफ उसमें भी वैसा ही है, डिडक्शन सारे वैसे ही हैं जैसे अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। पिछले 3 साल से कोई चेंज नहीं आया। लेकिन ये वाला जो स्लैब है वो हर साल चेंज हो रहा है, और इसमें इस बार क्या चेंज किया है, तो आइए पढ़ते हैं न्यू टैक्स स्लैब में क्या चेंज है। तो बड़ा चेंज आया है, सबसे पहला चेंज यही है कि अप टू 4 लाख कोई टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो पहले 3 लाख हुआ करती थी न्यू टैक्स रिजीम में, उसको बढ़ा के अब कर दिया गया है 4 लाख। क्या कर दिया गया है? 4 लाख। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो गई है 4 लाख। फिर 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 लाख से 20 लाख 20%, 20 लाख से 24 लाख 25%, और अगर आपकी इनकम 24 लाख से ज्यादा होती है तो आपको 30% का स्लैब होगा। ये स्लैब याद करने में बहुत आसान है, एकदम बहुत इन्होंने बहुत सिंपलर कर दिया है स्लैब को, एकदम 4-4 लाख का डिफरेंस रखा है। 4 लाख तक नील, अगले 4 लाख पे 5%, उसके अगले 4 लाख पे 10%, उसके अगले 4 लाख पे 15%, उसके अगले 4 लाख पे 25%, और उसके अगले 4 लाख पर 30%। तो ये न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है और बहुत सिंपलर हो गया है।
पहले थोड़ा सा याद रखने में कंफ्यूजन था कि कब 15 है कब 12 है, इसमें बहुत डिफरेंस नहीं है, एकदम 4-4 लाख का बहुत सिमेट्री मेंटेन करके रखा है। ठीक है, तो न्यू टैक्स स्लैब, ठीक है, जिसको हम डिफॉल्ट रिजीम बोलते हैं या अंडर सेक्शन 115 बीएससी की रिजीम बोलते हैं, उसमें चेंज आया है। ऑप्शनल रिजीम जो है, ऑप्शनल रिजीम मतलब जो ओल्ड रिजीम जिसको बोलते हैं अपन लोग, तो अगर शिफ्ट आउट का क्वेश्चन आएगा तो कोई चेंज नहीं है ना। शिफ्ट आउट का क्वेश्चन अगर आएगा, ऑप्टेड आउट का क्वेश्चन अगर आएगा तो कोई चेंज नहीं है, वो वैसा ही है जैसा पहले था। लेकिन डिफॉल्ट रिजीम का क्वेश्चन आता है तो फिर चेंज है ना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, ऑप्टेड आउट लिखा रहेगा या शिफ्टेड आउट लिखा रहेगा, मतलब हमको ओल्ड रिजीम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है मतलब डिफॉल्ट रिजीम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। डिफॉल्ट रिजीम का मतलब क्या होता है, न्यू रिजीम। ठीक है, चलिए इसको नोट जरूर करिए आप लोग। अप टू 4 लाख नील, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, फिर 16 लाख तक 15, 20 तक 20, 24 लाख तक 25 और 24 लाख से ऊपर अगर होता है तो 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है, नोट कीजिए। नोट करना अभी शुरू कर रहे हैं तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। इसके बाद एक और बड़ा चेंज आया है 87A में। 87A में भी ध्यान रखिएगा, चेंज सिर्फ न्यू रिजिम में है, ओल्ड रिजिम में कोई चेंज नहीं है। ओल्ड रिजिम अभी भी वही है, 5 लाख से कम की इनकम होती है तो 12,500 रुपए का आपको रिबेट मिलेगा, वो ओल्ड रिजिम में अभी भी वैसी है। न्यू रिजिम में चेंज आया है। न्यू रिजिम में बोलता है अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है, कितनी इनकम, 12 लाख से कम है, तो आपको 60,000 रुपए का रिबेट मिलेगा। 12 लाख तक की इनकम अगर आपकी है तो 60,000 का रिबेट मिलेगा। आप लोगों ने 12,75,000 कहीं सुना होगा, गलत नहीं सुना है, लेकिन वो 12,75,000 नहीं है। एक्चुअली क्या है कि सैलरीड एम्प्लॉय जो होते हैं उनको वैसे भी 75,000 का रिबेट मिलता है अलग से, स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको बोलते हैं, तो इसीलिए उनके केस में 12,75,000 हो जाता है। तो वो थोड़ा सा न्यूज चैनल और मीडिया है जिन्होंने इस प्रकार की चीजें फैलाई है। वास्तव में देखा जाए तो रिबेट 12 लाख तक की इनकम पर 60,000 है। सैलरीड एम्प्लॉई है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से 75,000 मिलेगा, वो आप वैसे ही पढ़ी लिखिएगा जैसा हमने पढ़ाई की है, इधर उधर सुन के मत कीजिएगा कि 12,75,000 आएगा, नहीं नहीं। रिबेट की एलिजिबिलिटी अभी भी 12 लाख ही है। कितनी है, 12 लाख। रिबेट कितना है, तो रिबेट है मैक्सिमम 60,000, मतलब टैक्स या 60,000 विच एवर इज लोअर, उतने रुपए का आपको रिबेट मिल जाएगा। एक चेंज इसमें और बड़ा आया है, थोड़ा सा मेजर, जो हो सकता है क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर दे, वो ये एक नई चीज इन्होंने इंसर्ट कर दी। वो क्या इंसर्ट कर दी, तो इन्होंने कहा कि ये जो रिबेट है वो स्पेशल या स्पेसिफाइड इनकम पर नहीं मिलेगा, स्पेशल इनकम पर नहीं मिलेगा। अब ये स्पेशल इनकम का मतलब क्या हुआ, तो याद है जिस पर हम लोग अलग से रेट ऑफ टैक्स लगाते थे, जैसे एसटीटी पेड एसटीसीजी हो गया, एलटीसीजी हो गया, लॉटरी हो गया, हॉर्स रेस हो गया, ये सब स्पेशल इनकम होती है। इन स्पेशल इनकम पर पहले पिछले साल तक या पिछले अटेम्प्ट तक रिबेट मिलता था। हमने क्लास में भी जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें उनमें रिबेट दिया है। लेकिन अब न्यू रिजिम में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उन स्पेशल इनकम पर किसी प्रकार का रिबेट नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखेंगे कि स्पेशल इनकम पर रिबेट नहीं है, ये बड़ी चीज है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। मैं प्रयास करूंगा कि क्या एक वीडियो और अपलोड करूं जिसमें उसके क्वेश्चन सॉल्व करके हो। अभी तो ये तो सिर्फ अमेंडमेंट की क्लास है, अमेंडमेंट के वीडियोस है, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसके बाद एक दो क्वेश्चंस सॉल्व करके हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पॉज करके नोट कीजिएगा। हाँ, टीडीएस, वेरी टीडीएस, इसमें भी चेंज आया है। लेकिन इसमें चेंज बहुत सिंपलर चेंज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चेंज नहीं है, सिंपलर चेंज है। पर पढ़ते हैं चेंज क्या है। तो चेंज ये है कि थ्रेशोल्ड लिमिट जो है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। थ्रेशोल्ड रेट नहीं चेंज किया उन्होंने, सिर्फ थ्रेशोल्ड लिमिट को इंक्रीज किया है। ठीक है, कैसे, तो ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जो सेक्शन 193 में हम पढ़ा करते थे, पहले 5,000 की लिमिट हुआ करती थी, अब उस लिमिट को उन्होंने बढ़ा के कर दिया है 10,000। वैसे ही डिविडेंड की भी लिमिट जो पहले 5,000 हुआ करती थी, अब वो बढ़ा के कर दिया है 10,000। इंटरेस्ट की अगर अपन बात करें, जो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है या अदर देन सिक्योरिटी को इंटरेस्ट मिलता है, तो उस समय
आपको याद होगा सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट हुआ करती थी 50,000 और अदर के लिए लिमिट हुआ करती थी 40,000। तो उन्होंने ये लिमिट को भी चेंज कर दिया है और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से सीधा बढ़ा के कर दिया है 1,00,000। तो 1,00,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पर सीनियर सिटीजन को कोई टीडीएस नहीं होगा। ठीक है, सीनियर सिटीजन पर कोई टीडीएस नहीं होगा अगर उनका इंटरेस्ट बैंक से जो एफडी से मिल रहा है या किसी भी और से मिल रहा है 1,00,000 से कम का इंटरेस्ट मिल रहा है साल भर का, तो उस पर बैंक कोई टीडीएस नहीं करेगा। और सीनियर सिटीजन के अलावा कोई और इंडिविजुअल है तो जो लिमिट पहले 40,000 की थी अब वो लिमिट 50,000 की हो गई है, मतलब 50,000 तक के इंटरेस्ट पर बैंक टीडीएस नहीं करेगा। क्लियर? फिर आते हैं 194B। 194B में लिमिट को कैसे चेंज किया है समझना। 194B याद है, लॉटरी हुआ करती थी। लॉटरी, अगर आपकी लॉटरी लग गई है तो लॉटरी अगर 10,000 से ज्यादा है तो टीडीएस होता था। पहले क्या लिमिट थी कि 10,000 से ज्यादा पूरे फाइनेंशियल ईयर में, मतलब मान लो आपकी 5 बार लॉटरी लगी, पहले बार 4,000, दूसरी बार 4,000, तीसरी बार 2,000, चौथी बार 2,000, पांचवी बार 2,000, तो टोटल कितना हो गया? 4, 4 और 6, मतलब 14,000 की लॉटरी हो गई है ना। तो 14,000 की लॉटरी हो गई, ये 10,000 से ज्यादा है, पहले टीडीएस करना पड़ता था। अब उन्होंने क्या चेंज किया है? तो अब उनका चेंज जो है वो ये बोलता है कि पर ट्रांजैक्शन 10,000 से कम की लॉटरी है तो आपको टीडीएस नहीं करना पड़ेगा। मतलब सेम सिचुएशन जो अभी मैंने ली है, अगर वो अब होती है 4, 4, 2, 2, 2,000 रुपए की अगर आपकी लॉटरी लगी है तो पांचों ट्रांजैक्शन पर कोई टीडीएस नहीं होगा, क्योंकि पांचों ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली 10,000 से कम के हैं। ये एक चेंज आया है। इंश्योरेंस कमीशन लिमिट पहले 15,000 की थी, अब उसको 20,000 कर दिया है। कमीशन फॉर रेम्यूनरेशन, प्राइस और स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, सेलिंग लॉटरी टिकट वाला जो था उसमें भी 15,000 से बढ़ाकर कर दिया गया है, कितना? 20,000। तो ये सिर्फ थ्रेश होल्ड लिमिट इंक्रीज हुई है, रेट्स अभी भी वही हैं जो पिछले साल आप लोगों ने पढ़े थे। आगे बढ़ रहा हूं मैं, पॉज करके नोट कीजिएगा। फिर कमीशन और ब्रोकरेज सेम, पहले 15,000 थी अब 20,000 कर दी है। रेंट, रेंट में एक चेंज आया है। अगर आप रेंट पे करते हैं तो पहले 2,40,000 से ऊपर होता था तो टीडीएस करते थे। अब उन्होंने बोल दिया है कि भैया 2,40,000 साल का है यार, इतना कौन गिनता रहेगा कि बीच में कम हुआ ज्यादा हुआ। तो उन्होंने बहुत सिंपलर कर दिया कि 50,000 पर मंथ से ज्यादा का अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो ही आपको टीडीएस करना पड़ेगा, नहीं तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं। तो सीधा 2,40,000 पर एनम से उन्होंने क्या कर दिया? 50,000 पर मंथ। इसको पर एनम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर करते हैं तो 6 लाख की लिमिट हो जाती है, पर मत कीजिएगा क्योंकि वो ईयरली ट्रांजेक्शन ही नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि पर मंथ का ट्रांजेक्शन हमको कैलकुलेट करना है। फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, वो जो मैं एग्जांपल देता कि अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हैं और किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं और क्लाइंट आपको फीस पे कर रहा है तो उस पर वो टीडीएस करता था। तो पहले 30,000 तक पे टीडीएस करना पड़ता था, अब वो लिमिट हो गई है 50,000। कितनी हो गई है? 50,000। 50,000 रुपए की लिमिट है, तब तक टीडीएस करने की जरूरत नहीं। 194 के आपके बहुत काम का नहीं है, ये एग्जाम से ओरिएंटेड नहीं है, बट स्टिल मैं बता दूं, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट, जो म्यूचुअल फंड वाला टॉपिक हुआ करता था वो 5,000 की लिमिट थी, अब उसको कर दिया गया 10,000। कंपनसेशन ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, पहले 2.5 लाख थी, अब हो गई है 5 लाख। जो कंपलसरी एक्विजिशन वाला क्वेश्चन हुआ करता था जिसमें पहले 2.5 लाख तक की लिमिट थी, अब वो हो गई है 5 लाख। 5 लाख तक आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं। तो ये चेंजेस हैं टीडीएस में। ठीक, तो आप पॉज करके नोट कीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। टीसीएस में भी चेंज आया है। टीसीएस में मैंने डायरेक्ट नया वाला यहाँ पर शो किया है, वो है वेयर अमाउंट इज फॉर परचेस ओवरसीज टूर पैकेज। ओवरसीज टूर पैकेज में रेट हो गया है 10 लाख तक 5% और 10 लाख से ऊपर अगर है तो 20%। ठीक, एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो है, अगर 10 लाख है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं होगा। ये लिमिट पहले 7 लाख की थी, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 10 लाख। ठीक, एलआरएस जो है वो एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पज से लिया गया है, तो 5% है 10 लाख से ऊपर अगर करते हैं तो। ठीक, इसके अलावा किसी और पर्पज से किया गया एलआरएस तो 20% हो गया है। कभी कभार एक क्वेश्चन आता है कि आपने एक बड़ा अच्छा किस्सा था कि आपने इंडिया में एजुकेशन लोन लिया,
क्यों लिया एजुकेशन लोन? ताकि आप इंडिया के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं और वहां की फीस पे कर सकें। तो इस केस में टीसीएस क्या होगा? तो इस केस में उन्होंने बोला है कि भैया पढ़ाई के पर्पज से है और पढ़ाई ही भविष्य है, इसीलिए उन्होंने इस बार टीसीएस का रेट घटा के कर दिया है नील। तो अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है इंडिया में टू पे द फीस आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में टीसीएस नहीं होगा, टीसीएस हटा दिया गया है, जीरो कर दिया गया है। तो ये छोटे से चेंजेस हैं टीडीएस में और टीसीएस में। क्लियर? इसको भी पॉज करके आप लोग नोट कीजिएगा। तो ये है टीसीएस। टीसीएस का भी क्वेश्चन कंपलसरी रूप से आता है सीएमए में, अगर हो आप तो सीएमए में एमसीक्यू में आता है टीसीएस, तो ये रेट्स ध्यान रखिएगा। सीएमए में अगर आप हैं तो एमसीक्यू में टीसीएस के रेट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा सीए अगर आप कर रहे हैं और सीएस अगर आप कर रहे हैं तो आप लोगों को तो प्रॉपर एक छोटा सा क्वेश्चन ही आता है बाहर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है जिसमें टीसीएस का एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें रेट पूछेगा, ठीक है। तो इसको आप पढ़िएगा। थैंक यू। तो ये है आप लोगों का अमेंडमेंट, इसके अलावा किसी भी प्रकार के और अमेंडमेंट्स नहीं है। तो अगर अपन पूरे वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से या क्रक्स अगर अपन निकालने की बात करें, समरी के बारे में सोचें, तो पूरे चैप्टर जितनी हम लोगों ने साल भर 6 महीने पढ़ाई की थी, चेंज किसमें आया है? तो एक सैलरी में बहुत छोटा सा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, कैपिटल गेन में 2 बॉन्ड्स के नाम ऐड किए हैं, मतलब पूरे हेड्स में कोई चेंज नहीं है। क्लबिंग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में कोई चेंज नहीं है। टैक्स स्लैब न्यू रिजिम का चेंज हुआ है तीसरा, टीडीएस चौथा और टीसीएस पांचवा। तो पूरे इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में जो अमेंडमेंट्स आए हैं, जो पढ़ने लायक अमेंडमेंट, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट सिर्फ ये 5 आए हैं, ठीक। इसके अलावा रिटर्न फाइलिंग वगैरह में छोटी मोटी चीजें। तो ये आपको ध्यान रखिएगा कि 5 छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, जिसमें टैक्स स्लैब वाला और टीडीएस का थोड़ा सा बड़ा अमेंडमेंट है, ये आप जरूर पढ़ के जाए, ठीक। न्यू रिजिम से क्वेश्चन ऑप्शनल आ सकता है कि कौन से रिजिम से टैक्स हमारा कम आएगा, तो वो पढ़ने के लिए आपको न्यू रिजिम का टैक्स कैलकुलेशन आना चाहिए। टीडीएस में इतना चेंज आया है, इतना ज्यादा चेंज आया है कि टीडीएस से क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो वो भी आप जरूर पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसके अलावा किसी प्रकार का और कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई चीजें आपको समझनी हो, कोई और टॉपिक चाहिए हो, तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9993626669। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।